हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों ऊष्मागतिकी के लेसन को प्रारंभ किया था और उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट है ना इंट्रोडक्शन हम लोगों ने प्राप्त किया था बच्चों, है ना, जिसे आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे बच्चों। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है ना। मतलब थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों। इसे आप लोग अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे, है ना। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो हम लोग चलिए इसके विषय में आज हम लोग बात करते हैं बच्चों कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग इसको समझने का प्रयास करें, क्या होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर मानते हैं बच्चों कि किसी पात्र में, मान लेते हैं कि ये एक मेरा पात्र है कि नहीं, ये एक मेरा पात्र है और इस पात्र में एक घर्षण रहित यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है बच्चों। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को फिगर के माध्यम से कि ये क्या है, एक पात्र है मेरा, है ना। इसमें ये जो है आपका एक घर्षण रहित पिस्टन लगा हुआ है और ये पिस्टन आगे पीछे करने के लिए स्वतंत्र होता है और इसके अंदर जो होती है गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? इसके अंदर हम लोग गैस भरे हुए हैं। अब इस गैस को यदि हम लोग गर्म करते हैं किसी के भी माध्यम से, मान लेते हैं कि इसमें ऊष्मा दे करके हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करेंगे तो होगा क्या, धीरे धीरे इस गैस के अंदर का जो होता है ऊर्जा, जिसको हम लोग आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, उसमें तो ये वृद्धि होगी। तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होने के बाद गैस के अंदर का दाब में वृद्धि होगी, है ना। तो गैस अपना दाब को बराबर या संतुलित या नियत रखने के लिए, है ना, तो वो क्या करेगा, इस पिस्टन पर दाब डालेगा, है कि नहीं। इस पिस्टन पर वो दाब डालता है और जिसके वजह से ये पिस्टन जो होती है वो बाहर की ओर जो होती है विस्थापित होती है। तो मान लेते हैं कि पिस्टन विस्थापित होकर के यहाँ तक आ जाता है। तो इस स्थिति में आप क्या कह सकते हैं कि जो दिया गया ऊष्मा है, मान लेते हैं कि मेरा दिया गया ऊष्मा क्या है, dq है। इस ऊष्मा के कारण जो होती है गैस के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो रही है, मान लेते हैं कि du जो होता है इंटरनल एनर्जी इसका इंक्रीज कर रहा है। और जो गैस है ना, ये आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण जो गैस पिस्टन के ऊपर दाब डाल रहा है, जिसके कारण पिस्टन बाहर की ओर खिसक रही है ना, विस्थापित हो रही है। अर्थात गैस के द्वारा, है कि ना, अर्थात गैस के द्वारा जो होती है इस पर कुछ काम किया जा रहा है, तो कार्य किया जा रहा है। तो गैस को बाहर की ओर विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य गैस के द्वारा मान लेते हैं कि dw है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो दिया गया ऊष्मा जो है वो दो रूपों में खर्च हो रही है। एक तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए खर्च हो रही है और दूसरा क्या होती है कि पिस्टन को बाहर की ओर खिसकाने में, कुछ कार्य करने में खर्च हो रही है। तो यहीं पर बातों को मैं आप लोगों को लिखूंगा। देखिए कि माना किसी पात्र में, माना किसी पात्र में, है कि नहीं, घर्षण रहित, माना किसी पात्र में घर्षण रहित, है ना, घर्षण रहित एक पिस्टन लगा है। माना किसी पात्र में एक घर्षण रहित पिस्टन लगा है ना, लगा है जो आगे पीछे करने के लिए स्वतंत्र है। बात को समझिएगा कि जो आगे पीछे करने के लिए, है ना, जो आगे पीछे करने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं, जो आगे पीछे करने के लिए स्वतंत्र है। अब देखिए पात्र में रखे गैस, है ना, गैस को dq उष्मा दी जा रही है, है ना, dq उष्मा दी जा रही है। जिससे क्या होता है कि जिससे गैस के, बात को समझिएगा, जिससे गैस के आंतरिक ऊर्जा में, है कि नहीं, जिससे गैस के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, गैस के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है ना, गैस के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है और गैस का दाब बढ़ता है कि नहीं, और गैस का दाब बढ़ता है कि नहीं, गैस का दाब बढ़ता है। अब देखिए क्या करेगा कि गैस पिस्टन पर दाब डालती है, गैस पिस्टन पर दाब डालती है। अब जिससे क्या हो जाता है कि जिससे पिस्टन बाहर की ओर खिसकता है, पिस्टन बाहर की ओर, है कि नहीं, जिससे पिस्टन बाहर की ओर खिसकता है।
खिसकता है अर्थात गैस द्वारा पिस्टन पर कार्य किया जाता है। अर्थात गैस द्वारा पिस्टन पर कार्य किया जाता है। पिस्टन पर कार्य किया जाता है। पिस्टन पर कार्य किया जाता है। तो मान लेते हैं कि माना किया गया कार्य W है। देखिए माना किया गया कार्य कितना है, W है। अर्थात अब पूर्ण रूप से यहाँ पर मेरा बात सामने आएगी बच्चों कि देखिए यहाँ पर कि गैस को दी गई उष्मा, देखिए गैस को दी गई उष्मा है कि नहीं, गैस को दी गई उष्मा दो रूपों में खर्च होती है। गैस को दी गई उष्मा दो रूपों में खर्च होती है। कौन कौन रूपों में खर्च होती है? तो पहला नंबर में है ना, गैस के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए। देखिए गैस के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए, गैस के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए है कि नहीं, गैस के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए एक हो गया। दूसरा नंबर में हो गया पिस्टन को बाहर की ओर खिसकाने के लिए, है कि नहीं, पिस्टन को बाहर की ओर, है कि नहीं, पिस्टन को बाहर की ओर खिसकाने के लिए, पिस्टन को बाहर की ओर खिसकाने के लिए। तो ये बात आप देखिए यहाँ पर, है कि नहीं। अब गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो रही है, मान लेते हैं कि DW हो रही है। गैस को पिस्टन की ओर बाहर की ओर खिसकाने के लिए कितना कार्य करना पड़ रहा है, DW काम कर रहा है। तो अब ये जो उष्मा आप लोग दिए हैं DQ, तो इसमें दो रूपों में खर्च हो रही है, तो मतलब DU प्लस DW के रूप में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, क्योंकि आप जान रहे हैं कि उष्मा एक ऊर्जा होती है, ना तो ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही तो ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। तो जितनी ऊर्जा होती है उस दो चीज़ में ही खर्च हो रही है। तो मतलब दी गई उष्मा इस दोनों के योग के बराबर होता है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, यहाँ पे देखिएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, है कि नहीं, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। तो अब क्या कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कि DQ बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का योग के बराबर होगा, DQ बराबर DU प्लस DW। तो ये जो इक्वेशन आप लोग देख रहे हैं इसको ही हम लोग ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। देखिए इसे ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं, इसे ही ऊष्मागतिकी का, है कि नहीं, इसे ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, है ना, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं, प्रथम नियम कहते हैं बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो होती है पूर्णतः ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे भी एक्सपेंड करते हैं, इस समीकरण को किस प्रकार, आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि अभी यहाँ पर आप लोग कुछ देर पहले पिस्टन देखे थे बच्चों। यहाँ पर ये एक मेरा पिस्टन है कि नहीं, इसमें क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, और ये जो है पिस्टन लगा हुआ है, ये एक पात्र है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है घर्षण रहित, और इसमें गैस के अणु रखे गए हैं, है कि नहीं, इसमें गैस के अणु रखे गए। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ पिस्टन बाहर की ओर खिसकता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो पिस्टन आप देख रहे हैं, इस पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है कि नहीं, वो A है। पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि जो इस गैस का जो दाब में वृद्धि हुआ, जिसके वजह से कि ये जो पिस्टन पर जो दाब बल लगाएगा, है कि नहीं, गैस में दाब में वृद्धि भी, गैस के दाब में वृद्धि भी, और ये क्या करेगा, दाब पिस्टन पर बल आरोपित करेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि गैस के द्वारा पिस्टन पर जो बल लगाया गया है उसका परिमाण कितना है, F है। बात को समझिएगा अच्छी तरह से। अब देखिए इस बल के कारण पिस्टन बाहर की ओर खिसकती है। तो मान लेते हैं कि पिस्टन जो होती है dx दूरी तय करके यहाँ तक चले आती है। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय की, वो dx दूरी तय करता है। तो अब यहाँ पर बात को पुनः लिखेंगे, आप समझने का प्रयास करिएगा कि माना कि देखिए गैस के द्वारा, माना देखिए गैस के द्वारा पिस्टन पर, है कि नहीं, माना गैस के द्वारा पिस्टन पर आरोपित बल F है कि नहीं, आरोपित बल, गैस के द्वारा पिस्टन पर आरोपित बल F है, F है। इस बल के कारण, देखिए यहाँ पर कि इस बल के कारण, है कि नहीं, इस बल के कारण पिस्टन, है कि नहीं, इस बल के कारण पिस्टन dx दूरी से, है कि नहीं, dx दूरी से विस्थापित हो जाता है
है कि नहीं, dx दूरी से विस्थापित हो जाता है, dx दूरी से विस्थापित हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ बात समझिएगा कि तो गैस द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो गैस द्वारा किया गया कार्य है ना, गैस द्वारा किया गया कार्य dw इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, कार्य की परिभाषा ही होती है कि बल गुना विस्थापन। तो कार्य बराबर बल कितना लग रहा है, F लग रहा है, और विस्थापन कितना हो रहा है, dx हो रहा है कि नहीं। तो dw इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि F इंटू dx होता है। अब यहाँ पर एक बात आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि इस पिस्टन का जो हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना माने हैं, यहाँ पर हम लोग a माने हैं, है कि नहीं। पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर a है कि नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पर कि देखिए दाब के पद में, है कि नहीं, बल को परिभाषित करेंगे। देखिए दाब की परिभाषा से, बात को समझिएगा कि दाब की परिभाषा से, है कि नहीं, दाब की परिभाषा से, लेकिन दाब की परिभाषा क्या होता है, हम लोग जानते हैं। इधर आप देखिए कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो दाब को तो हम लोगों ने P माना है, और बल को हम लोगों ने F माना है, और क्षेत्रफल को हम लोग A माना है। ये क्षेत्रफल किसका है, तो पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अभी मैं मेंशन कर दूंगा। तो बल बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर कितना होगा, P गुना A हो जाएगा, P गुना A। तो ये समीकरण, ये F का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए F का मान रखने पर, देखिए F का मान रखने पर, है कि नहीं, F का मान यहाँ पर हम लोग रखेंगे। तो जब F का मान यहाँ पे रखते हैं तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा, dw इज इक्वल टू हो जाएगा PA, और बचा यहाँ पर dx, है कि नहीं, PA, और यहाँ पर हो गया dx। जहाँ A क्या है उसको भी मेंशन कर देते हैं कि जहाँ A इज इक्वल टू है पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या है, पिस्टन का अनुप्रस्थ, है कि नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया, पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब अनुप्रस्थ काट समझ पा रहे होंगे बच्चों, है कि नहीं, क्या होता है उसको समझने के लिए मैं एक तो ढक्कन यहाँ पर कलम का कैप को लेकर आया हूँ, उसको समझने का प्रयास करिएगा। ये देखिए एक क्या है, सिलेंडर के जैसा ही है मेरा एक, है ना। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है वो ये होता है, ये आप ऊपर देख पा रहे होंगे, इसकी जो गोलाई है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसकी मोटाई भी होती है। तो पिस्टन कैसा होता होगा, आप देखते होंगे कि पिस्टन जब भी पात्र में, ये बेलनाकार पात्र है, तो बेलनाकार पात्र के अंदर जो पिस्टन लगा होगा वो कुछ इस प्रकार का होता होगा, है कि नहीं, जो कि ऊपर नीचे करता होगा। तो इसी का है ना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखिए इस बेलन को दो तरह से काट सकते हैं, लंबाई के समांतर भी काट सकते हैं, इधर हो गया लंबाई के समांतर उसको काट सकते हैं, और एक लंबाई के लंबवत काटेंगे। तो लंबाई के जब लंबवत काटा जाता है तो इस प्रकार की गोल आकृति हमको प्राप्त होती है, उसी को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर एक बात आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि D इंटू, है ना, A इंटू DX क्या होता है, यहाँ A इंटू DX क्या है कि नहीं। यहाँ आप एक बात और समझने का प्रयास करिएगा कि क्षेत्रफल गुना, है ना, क्षेत्रफल गुना दूरी या लंबाई, है कि नहीं, क्षेत्रफल गुना लंबाई या दूरी को हम लोग आयतन कहते हैं, है कि नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयतन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये पिस्टन का क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और पिस्टन यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया। तो इसका मतलब है कि क्षेत्रफल dx दूरी तय कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पिस्टन ये जो है आयतन कवर कर रहा है, तय कर रहा है। तो A इंटू dx जो होता है वो पिस्टन के द्वारा तय किया गया आयतन है कि नहीं। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। तो dw इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P, और यहाँ पर हो गया dv, जहाँ dv इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे लिखेंगे कि जहाँ dv इज इक्वल टू है A dx, पिस्टन द्वारा, यहाँ पे लिखेंगे कि पिस्टन द्वारा तय किया गया आयतन है, पिस्टन द्वारा तय किया गया आयतन है, पिस्टन द्वारा तय किया गया आयतन है, इसको कहते हैं तय किया गया आयतन है पिस्टन के द्वारा। तो कार्य का जो व्यंजक हमको प्राप्त हुआ बच्चों वो कुछ इस प्रकार हो गया, है कि नहीं। तो यह dw इज इक्वल टू हो गया PdV, है कि नहीं, कार्य बराबर PdV। तो ये dw का मान यदि हम लोग, है ना, यहाँ पर रख दिया जाए, यहाँ पर, है कि नहीं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पे रख दिया जाए तो हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए तो यहाँ लिखेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, देखिए ऊष्मागतिकी के, सॉरी, देखिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, देखिए ऊष्मागतिकी के, है कि नहीं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, है कि नहीं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। तो क्या प्राप्त हुआ,
डी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ मिला डी यू और प्लस हमको मिल गया पी डी भी, क्योंकि डी डब्ल्यू के जगह में हमने पी डी भी रख दिया। तो ये जो होता है ना, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का पूर्ण रूप है। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि, है कि नहीं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का, ऊष्मागतिकी के, है कि नहीं, गतिकी के प्रथम नियम, है कि नहीं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का पूर्ण रूप है, पूर्ण रूप है ना, पूर्ण रूप है। बात समझ में आ गया। तो आप लोग अब कह सकते हैं कि ये जो नियम हम लोगों ने प्राप्त किया वो किस अवस्था में था बच्चों? ये इस अवस्था में था कि गैस जब प्रसारित हो रही है कि नहीं। पिस्टन बाहर की ओर कब खिसकता है? कि जब गैस का फैलाव होता है, गैस जब प्रसारित होती है कि नहीं। जब गैस को आप गर्म करेंगे तो गैस क्या होता है? प्रसार होता है, गैस अपने आयतन को वृद्धि करता है कि नहीं। तो जब वो, इसका मतलब है कि गैस में यहाँ पर प्रसारित हो रही थी, तो प्रसार की स्थिति में मैंने यहाँ पर ये नियम का प्राप्ति किया है ना, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डब्ल्यू। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या हो सकती है, क्या आप इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जब हम लोग गैस, किसी पात्र में गैस रखा गया और वो गैस को यदि आप लोग अचानक दबा देते हैं, कंप्रेस्ड कर देते हैं, है कि नहीं, उसको कंप्रेस कर देते हैं, तो फिर यही बातें उत्पन्न होती है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग ने गैस के द्वारा कार्य देखा था। अब हम लोग क्या देखेंगे कि गैस पर किया गया कार्य क्या होता है। देखिए वही चीज़ होता है। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्या पाया कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का जो समीकरण होता है वो कुछ इस प्रकार है बच्चों, कि देखिए डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, और हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि पी डी भी देखा नहीं। तो ये जो स्थिति था बच्चों, ये स्थिति हम लोगों ने कब प्राप्त किया? कि जब यहाँ पर गैस में प्रसार हो रहा था। देखिए जब गैस में प्रसार हो रहा था, है कि नहीं, प्रसार हो रहा था, है कि नहीं, जब गैस में प्रसार हो रहा है या था, जो भी है कि नहीं। अब ये नियम को एक तरह से हम और देख सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक पात्र है कि नहीं। इस पात्र में एक घर्षण रहित पिस्टन लगा हुआ है और ये पिस्टन आगे पीछे करने के लिए स्वतंत्र है, और इसमें क्या भरा हुआ है? गैस के कुछ अणु भरे हुए हैं। जब इसको हम लोग गर्म करते है कि नहीं, तो क्या आप लोगों ने क्या देखा कि पिस्टन जो होती है बाहर की ओर विस्थापित होती है नहीं। तो अब हम लोग क्या मान लेते हैं कि माना कि पिस्टन जो विस्थापित हुआ, और विस्थापित करने के दौरान जो हम लोग यहाँ पर ने काम किया, कितना काम किया? डी डब्ल्यू। और डी डब्ल्यू का जो समीकरण हम लोगों ने यहाँ पर प्राप्त किया, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, पिछले आप देखें पेज में कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या देखा हम लोगों ने? पी डी भी नहीं। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि यह जो कार्य हम लोगों ने किया, जिससे क्या होता है कि गैस का आयतन में वृद्धि होता है। इस कार्य करने के दौरान गैस के आयतन में वृद्धि होता है। तो हम लोगों ने क्या मान लिया कि माना कि पहला जो है गैस का प्रारंभिक आयतन कितना है? V1, और फिर उसका अंतिम आयतन कितना हो गया? पहला तो आयतन इतना ही थोड़ा सा आयतन था, और फिर अंतिम आयतन बढ़ करके यहाँ से यहाँ तक आ जाता है कि नहीं। तो आयतन में वृद्धि हुआ, तो अंतिम आयतन हम लोग क्या मान लेते हैं कि V2 है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि देखिए गैस के प्रसार के क्रम में, देखिए गैस के प्रसार के क्रम में गैस का आयतन, देखिएगा यहाँ पर कि गैस का आयतन, है कि नहीं, बढ़कर, गैस का आयतन बढ़कर, है ना, गैस का आयतन इस तरह लिखते हैं, V1 से बढ़कर, गैस का आयतन V1 से बढ़कर V2 हो जाता है कि नहीं, V2 हो जाता है। अतः यहाँ देखिएगा कि अतः गैस के द्वारा किया गया पूर्ण कार्य कितना होगा? अतः गैस के द्वारा किया गया, है ना, गैस के द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होगा? है कि नहीं, गैस के द्वारा किया गया कुल कार्य। तो इसका हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसको इंटीग्रेट किए, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? तो गैस के आयतन में वृद्धि कितनी हो रही है? V1 से बढ़ करके V2 हो रही है, इसलिए गैस का आयतन V1 से बढ़ करके V2 हो जाती है। इंटीग्रेशन लिमिट देते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया? पी डी भी। तो इसमें आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, है कि नहीं, डी डब्ल्यू। तो अब P को बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन हो गया यहाँ देखिए V1 से लेकर के V2, है कि नहीं, और यहाँ पर हो जाएगा डी भी। तो इस इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पर भी रख सकते हैं, है कि नहीं। तो आदर्श, अब देखिए यहाँ पर कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं। डी डब्ल्यू का वैल्यू को यहाँ पर बैठाइए, तो देखिए पूर्ण रूप, है कि नहीं, कई रूप हैं इसके, देखिए पूर्ण रूप। तो पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए डी क्यू इज इक्वल टू डी यू,
अब पूर्ण रूप के जगह में इंटीग्रेशन बैठा देंगे तो ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा v1 से v2 और ये हो जाएगा dv। अब इसको हम लोग नीचे और ले जाएंगे बच्चों तो देखेंगे और भी हम लोगों को इक्वेशन प्राप्त होगा। तो देखिए डी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया डी यू प्लस यहाँ हो गया p। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस प्रकार मिलेगा v2 माइनस वी1 मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आप लोगों को यहाँ पर साइड में करके दिखा देता हूँ। तो आप जानते हैं कि dv का इंटीग्रेशन तो v होता है कि नहीं, dv का इंटीग्रेशन v होता है और लिमिट यहाँ पर आ जाएंगे v1 से लेकर के v2। और ये जो अब लिमिट जो है इंटीग्रेशन का लिमिट जो v2 और v1 है, अब ये जो आपका v है इसको संतुष्ट करेगा। एक बार v2 संतुष्ट करता है और एक बार v1 संतुष्ट करेगा, लेकिन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह रहता है। तो हम इस इंटीग्रेशन को जो तोड़े यहाँ पर v1 से लेकर के v2 तक और इंटीग्रेशन dv है, जब इसको हल किए तो मेरा v2 माइनस v1 आता है, वही चीज़ लिख दे। अब यहाँ पर एक बात आप लोग देखने का प्रयास करें कि v2 माइनस v1 कैसा टर्म है कि v2 माइनस v1। तो v2 यहाँ पर देखिए आयतन कौन बड़ा है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक आयतन पहले बड़ा था, तो बड़ा में हम लोग छोटा आयतन को घटा रहे हैं, है कि नहीं। तो ये धनात्मक संख्या हमको प्राप्त होगी, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग गैस का जब प्रसार होता है तो उस समय में किया गया कार्य जो होता है वो धनात्मक होता है कि नहीं, कार्य धनात्मक होता है। ये बात समझ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर एक बात देखेंगे कि जब गैस के ऊपर हम लोग जब कार्य करते हैं तो देखिए गैस है कि नहीं, यहाँ पर क्या देखा, गैस के द्वारा पिस्टन पर कार्य हो रहा था। गैस ने पिस्टन पर दाब डाला तो गैस प्रसारित हो गया। अब हम क्या करेंगे कि गैस को सडनली प्रेस्ड करेंगे, दबा देंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, बात को समझने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक पिस्टन पात्र है, इस पर एक पिस्टन लगा हुआ है बच्चों, है कि नहीं, और इसमें गैस भरी हुई है कि नहीं। इसका प्रारंभिक आयतन कितना था, इसका प्रारंभिक आयतन हम लोग ने पहले माना था v1, और जब हम लोग दबा देंगे, जब पिस्टन को जब हम लोग कंप्रेस्ड करेंगे, है ना, पिस्टन को दबाएंगे तो ये पिस्टन यहाँ पर चले आया, मान लेते हैं यहाँ पर, तो इसका आयतन घट गया, ये हो गया v2 इसका आयतन हो गया, नहीं इसका आयतन क्या हो गया, घट गया। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, ये संपीड़न के केस में, ये कौन सा केस है, गैस के संपीड़न का केस, मतलब गैस को हम लोग दबा रहे हैं, तो इस स्थिति में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए गैस के संपीड़न की स्थिति में, है कि नहीं, गैस के संपीड़न की, है कि नहीं, गैस के संपीड़न की स्थिति में कार्य, है कि नहीं, कार्य dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो हम लोग कार्य वही लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं, p dv लिखते हैं, लेकिन फ़र्क है यहाँ पर इंटीग्रेशन लिमिट का। तो हम लोग यहाँ पर देखिए जब हम लोग संपीड़न करेंगे तो पहले क्या होता है कि पहले बड़ा आयतन था उससे घट करके छोटा आयतन हो जाता है। क्या था, पहले बड़ा आयतन था उससे घट करके छोटा आयतन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन लिमिट v1 से लेकर के v2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन लिमिट v1 से हो करके v2 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कॉन्स्टेंट आ गया p बाहर, है कि नहीं। देखिए v1 से लेकर के यहाँ पर v2 हो गया, ये हो गया dv। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये dv हो गया, यहाँ पे v1 से लेकर के v2 हो जाएगा, ये क्या हो गया देखिए p। तो देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, v को है ना ये लिमिट संतुष्ट करेगा, तो एक बार यहाँ पर v2 माइनस हो जाएगा v1। लेकिन आप लोग जब इस पर चर्चा करेंगे तो क्या v2 माइनस v1 कैसी राशि है, हमको पहले बताइए कि v2 माइनस v1। देखिए यहाँ पर v2 छोटा है कि नहीं, और v1 यहाँ पर बड़ा है। इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी जो होगी नेगेटिव हो गई, ये क्वांटिटी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव होने से इसका मतलब है कि संपीड़न के केस में कार्य जो होता है वो ऋणात्मक होता है। संपीड़न के केस में कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, आप देख पा रहे हैं कि छोटा में बड़ा घट रहा है, इसका मतलब है कि दो में एक, है कि नहीं। यहाँ बड़ा में यदि हम छोटा घटाएंगे तो प्लस हमको मिलेगा, और जब छोटा में बड़ा घटाते हैं तो माइनस हमको मिलता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ छोटा आयतन में बड़ा आयतन घट रहा है, तो इसका मतलब है कि कार्य मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिक है कि ऋणात्मक हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि संपीड़न के केस में, देखिए संपीड़न के शर्त में या स्थिति में, शर्त या स्थिति जो भी लिखना है, संपीड़न की स्थिति में कार्य मेरा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। संपीड़न की स्थिति में कार्य ऋणात्मक होता है। तो अब बताइए कि जब हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यदि संपीड़न की स्थिति में लिखते हैं तो कैसा लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संपीड़न की स्थिति में, ऊष्मागतिकी का, देखिएगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, है कि नहीं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संपीड़न की स्थिति में, है कि नहीं, संपीड़न की स्थिति में कैसा होगा।
संपीड़न की स्थिति में कैसा हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस डी डब्ल्यू, है कि नहीं। आप समझ पा रहे होंगे कि कार्य यहाँ पे मेरा ऋणात्मक होता है कि नहीं। तो जब इसका पूर्ण रूप हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू और माइनस हो जाएगा पी डी भी। तो ये इक्वेशंस जो है उसका पूर्ण रूप है। ये क्या है, संपीड़न की स्थिति में प्रथम नियम का पूर्ण रूप। बात समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को। तो आप लोग एक चीज़ इस यहाँ पर सीखे कि जब हम लोग गैस द्वारा कार्य होता है ना, तो प्रसार की स्थिति में जब गैस के द्वारा हम लोग कार्य करवाते हैं तो वहाँ पर कार्य को धनात्मक लेते हैं, और जब गैस संपीड़ित होती है, जब हम लोग गैस पर कार्य करते हैं, गैस को दबाते हैं, तो उस स्थिति में कार्य मेरा ऋणात्मक हो जाती है। और दोनों स्थिति में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम को हम लोग दो रूपों में लिखना पड़ता है। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी बच्चों। दूसरी बात यहाँ पर एक बात और समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, है कि नहीं। जब किसी निकाय में, ऊष्मागतिकी निकाय में जब हम लोग ऊष्मा देते हैं, बात समझें, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि किसी ऊष्मागतिकी निकाय में, देखिए यहाँ पर किसी ऊष्मागतिकी निकाय में, किसी ऊष्मागतिकी निकाय में जब ऊष्मा दी जाती है कि नहीं, जब ऊष्मा दी जाती है, जब किसी ऊष्मागतिकी निकाय में जब ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा की मात्रा धनात्मक होती है कि नहीं। तो ऊष्मा की मात्रा कैसी होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ऊष्मा की मात्रा पॉजिटिव होती है। और जब ऊष्मा है ना दी जा रही है और जब उससे ऊष्मा बाहर निकल रही है तब ऋणात्मक होती है। ऊष्मा जब किसी ऊष्मागतिकी निकाय से ऊष्मा जब बाहर निकलती है कि नहीं, निकाय से जब ऊष्मा बाहर निकलती है, देखिए निकाय से जब ऊष्मा बाहर निकलती है, निकाय से जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो ऋणात्मक, है ना। तो ऊष्मा की मात्रा को ऋणात्मक लेते हैं। तो क्या लेते हैं, ऊष्मा की मात्रा को, है कि नहीं, ऊष्मा की मात्रा को क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, मतलब नेगेटिव, है कि नहीं, नेगेटिव लेते हैं, ऋणात्मक हम लोग लेते हैं, माइनस बी ई, है ना, ऋणात्मक लेते हैं बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरी बात क्या होती है कि जब गैस के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है कि नहीं। देखिए जब गैस के, है कि नहीं, जब गैस के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है कि नहीं, जब गैस के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है कि नहीं, जब गैस के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है कि नहीं, तो धनात्मक चिन्ह ली जाती है, पॉजिटिव लिया जाता है। डी यू को जो है पॉजिटिव लिया जाता है कि नहीं, डी यू को पॉजिटिव लिया और जाता है। और जब आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है, मतलब प्रसार के केस में आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी बच्चों, है कि नहीं। जब हम लोग गैस को अचानक दबा देते हैं तो क्या होती है कि गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। उस स्थिति में आंतरिक ऊर्जा को पॉजिटिव लेंगे, और जब गैस प्रसारित होगी, जब गैस फैलाव होगा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है, तो उस स्थिति में आंतरिक ऊर्जा को हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे कि जब गैस के आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है, गैस के आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है कि नहीं, जब गैस के आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है, जब गैस के आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है तो डी यू को ऋणात्मक लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है, डी यू को नेगेटिव लिया जाता है। यह साइन कन्वेंशन रूल है, यह थर्मोडायनेमिक्स का आप कह सकते हैं कि परिपाटी का नियम है, चिन्ह परिपाटी का नियम है कि कब हम लोगों को पॉजिटिव लेना है, कब हम लोगों को नेगेटिव लेना है। तो ये चिन्ह परिपाटी का नियम होता है। तो आप लोग एक बात देखें, एक बार रिविजन करा देते हैं कि जब गैस द्वारा कार्य होता है तो वहाँ पे कार्य को धनात्मक लेते हैं, जब गैस पर कार्य करना पड़ता है तब वहाँ पे कार्य को ऋणात्मक लेते हैं, जब ऊष्मा निकाय को दी जाती है तो वहाँ पर ऊष्मा की मात्रा को पॉजिटिव ली जाती है, जब निकाय से ऊष्मा बाहर निकलती है तो वहाँ पर ऊष्मा को नेगेटिव लिया जाता है, और जब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है तब यहाँ पर डी यू को पॉजिटिव लेते हैं, है कि नहीं, और जब गैस के आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है तो डी यू को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो ये पूरा बातें आप लोग ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से समझ पाए होंगे बच्चों, है ना। तो आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा बच्चों, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जो है आप लोगों को कल के समय में मैं आप लोगों को ऊष्मागतिकी के
है ना, प्रथम नियम का अनुप्रयोग बताऊंगा, साथ ही साथ जो है आप लोगों को उस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस भी बताऊंगा, प्रक्रम बताऊंगा, प्रक्रिया बताऊंगा कि ऊष्मागतिकी में कितनी प्रक्रिया होती है, जैसे समतापीय प्रक्रिया क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है, समायतनिक प्रक्रम क्या है ना। तो एक एक दिन को लेकर के, जैसे कि पहला दिन यदि मैं बताऊंगा तो समतापीय प्रक्रम क्या होता है कि नहीं, समतापीय प्रक्रम किस प्रकार घटित होती है, उसकी समीकरण क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है कि नहीं, वो समतापीय प्रक्रम के द्वारा किया गया कार्य किस प्रकार होता है। तो इन सभी बातों पर मैं आप लोगों के बीच में चर्चा करूंगा, है कि नहीं। तो आज आप लोग थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम को समझ पाए होंगे बच्चों, है कि नहीं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधा से अधिक न्यूमेरिकल्स आप लोगों के क्लास में इसी फॉर्मूला से बनता है कि नहीं। जब तक आप लोग इसका साइन कन्वेंशन का रूल नहीं जानेंगे, परिपाटी का नियम नहीं जानेंगे, तब आप लोगों को न्यूमेरिकल्स नहीं बन पाएगा और ना ही आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ एक नए दिनों में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें बच्चों, और इसी प्रकार अपना, है ना, जो है बच्चों, अपना जो है महत्वपूर्ण समय जो है हमारे वीडियो को देते रहें, है ना। आज आप लोगों ने जो वीडियो को देखा बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।